नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज ये हमारी जो हिंदी उपन्यास एमसीक्यू सीरीज है उसकी ये फोर्थ और जो ये लास्ट क्लास है। इसके पश्चात हम कुछ जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न है हमारा, तमस उपन्यास के अनुसार फेरी तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले जो पात्र का है वो नाम क्या है? तो तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र परोस पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का जो नाम है वो है इंद्र। अगला प्रश्न है, ये उपन्यासकार है और उनकी जो उपन्यास है उनकी जो सूची है उसका है वो मिलान करना है। तो इला चंद्र जोशी का जो उपन्यास है वो है निर्वासित, यशपाल का है मनुष्य के रूप, भगवती चरण वर्मा का है आखिरी दाव और गुलशेर खासानी का है ये वाला। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसके पात्र है। तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है और उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1946। तो इसमें जो बाण भट्ट की आत्मकथा के जो पात्र है उसमें लौरिक देव पात्र है, मातृगुप्त नहीं है, नागदत्त भी नहीं है, कुमार कृष्ण वर्धन और वृत्ति वज्र। तो ये जो तीन पात्र है वो बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र है, ए, डी और ई। अगला प्रश्न है, ओ महान मार्क्स दर्शन की दर्शिका सुदर्शनी प्रिय दर्शनी, तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। मेला आंचल उपन्यास का एक कवितांश है, वो किसने किसके बारे में लिखा? चरित्रों का सही युगम कीजिए। सैनिक जी मंगला देवी, चिंगारी जी लक्ष्मी, वासुदेव ममता और चलित कर्मकार कमली। तो ये जो कथन है वो है चिंगारी जी का लक्ष्मी जी के प्रति। तो चिंगारी जी है वो लक्ष्मी की प्रति कहती हैं कि ओ महान मार्क्स दर्शन की दर्शिका सुदर्शनी प्रिय दर्शनी, तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो मेला आंचल उपन्यास में। अगला प्रश्न है, ये चरित्र है और इनका जो चरित्रों का जो भाई बहन का जो क्रम है उसको लगाना है। तो जो कनक है, तारा है, उर्मिला है और रत्न है। तो तारा है ऊषा, कनक है कंचन, फिर उर्मिला है प्रवीण और रतन है दम्पो। तो इस तरीके से ये जो क्रम बनता है वो बनता है ये, कनक कंचन, तारा ऊषा, उर्मिला प्रवीण और रतन दम्पो। अगला प्रश्न है, मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? तो मानस के हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए गाने लगते हैं? तो इसका कब हूँ हो यही रहीन रहूँगा, मारुति मन रुचि भरत की लिखी लावनी कही, जाके प्रिय न राम वेद ही, जानी पहचानी में बिसरो कृपा निधि। तो इसका जो आंसर है वो है मारुति मन रुचि भरत की लिखी लवनी कही। तो मानस का जो हंस है उसके अनुसार, तो मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास है वो विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? तो वो छंद है मारुति मन रुचि भरत की लिखी लावनी कही। जो फिर है, सिपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। तो सिपालगंज के बारे में, तो सिपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यह नहीं है वो कहीं नहीं है? रुपन बाबू, वैद्य जी, रंगनाथ और बद्रू। तो ये जो कथन है वो है रंगनाथ को ऐसा लगने लगता है सिपालगंज की में महाभारत की तरह जो कहीं नहीं वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें जो मिलान करना है, तो राय साहब का कारकून। तो गोदान उपन्यास में जो राय साहब का कारकून है वो है पंडित नौखेराम। सबसे बड़े महाजन है जो गोदान उपन्यास में वो है झिंगोरी सिंह। बीमा कंपनी की जो दलाली है वो करती हैं श्याम बिहारी तनखा और मिल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बैंक मैनेजर और शक्कर है वो है मिस्टर खन्ना। तो इस तरीके से गोदान में जो उनका जो व्यवसाय जो कर्म है उनका मिलान है। राव साहब का जो कारकुन है वो है पंडित नौखेराम, सबसे बड़े महाजन है झिंगोरी सिंह, बीमा कंपनी की दलाली है वो है श्याम बिहारी
तनखा, और मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर, बैंक मैनेजर और शक्कर, वो है मिस्टर खन्ना। अगला प्रश्न है, मानस का हंस से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में सही तथ्यों का जो ध्यान करना है। मानस का हंस लिखने का विचार नागर जी को महेश को के साथ बात करते हुए आया था, ये कथन बिल्कुल सही है। मानस का हंस की जो भूमिका है उसमें अमृतलाल नागर ने इसका उल्लेख किया है। दोहावली और गीतावली में तुलसीदास की जीवन झांकी खास तौर पर मिलती है, ये कथन गलत है। उपन्यास में तुलसीदास के जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया गया है, सही है ये। फिर है, इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा, बिल्कुल सही है। इसको पढ़ने का कारण ये था क्योंकि उसमें जो तुलसीदास की जो झांकी है वो ज़्यादा बेहतर रूप से मिलती है। रघुवर दास मूल गोसाई चरित्र के लेखक माने जाते हैं, ये कथन गलत है क्योंकि जो मूल गोसाई के जो चरित्र के जो लेखक है वो है बेनी माधव दास। तो इस तरीके से जो सही उत्तर है वो है ए, सी और डी। तो बी जो आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ये प्रकरण वन है जो लाला श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु उपन्यास है वो उसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, उसकी भी संज्ञा दी जाती है। और ये जो उपन्यास है वो 41 प्रकरण है उसमें विभाजित है, तो उसी का प्रकरण है। तो प्रकरण वन है वो है सौदागर की दुकान, प्रकरण दो है वो है अकाल में अधिक विश्वास। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर, प्रकरण थ्री है संगति का फल, और प्रकरण फोर है वो है मित्र मिलाप। तो इस तरीके से इसमें जो 41 प्रकरण है उनका जो शुरू के जो क्रम है वो ये है। ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, उसकी पदवी प्राप्त है, और ये जो उपन्यास है वो 41 प्रकरण है उसमें विभाजित है। फिर है, गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना। शिकार प्रसंग, भोला का ओरी को गाय दे देना, सुंदरी गाय की हत्या, ये सबसे लास्ट का प्रसंग है। फिर है, भोला को हुरी को गाय दे देना, दमड़ी बसोर का प्रसंग, और राय साहब के यहाँ धनोक प्रसंग। तो सबसे पहले भोला को हुरी को गाय दे देना, फिर दमड़ी बसोर का प्रसंग, राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ होगा, फिर शिकार प्रसंग होगा, और अंत में जो सुंदरी जो गाय है उसकी वो है हत्या है वो हो जाती है। तो बी ई डी जो ए सी है वो सही है। फिर अगला प्रश्न है, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, यह युक्ति किस पात्र से संबंधित है। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, यह युक्ति किससे संबंधित है। प्रशांत, बालदेव, कालीचरण और बावन दास। तो ये जो मेला आंचल में जो बावन दास है उससे ये युक्ति है वो संबंधित है। अगला प्रश्न है, झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए हुरी ने किसके हाथ हाथ अपने घर को 80 रुपए में वो गिरवी रखा था। तो झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए हुरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपए में गिरवी रखा था। झंगोरी सिंह, लाला पटेश्वरी, दाता दीन है और नौखेराम। तो इसका जो आंसर है वो है झंगोरी सिंह, और ये गांव का सबसे बड़ा महाजन है वो भी है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिहार से जब मैं बाहर निकला तो चित्त प्रसन्न था, आती बार मैंने रास्ते की ओर दृष्टि ही नहीं दी थी। निपुणका आंगन के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी सखी बनकर मैं बाहर आया तो। यद्यपि बाणभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं। ये सबसे शुरुआत में है। निपुणका ने अपने स्वाभिमानी को छुपा रखने के लिए जिस स्थान को चुना था उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय बैठ गया, और भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत नहीं होती। ये फिर उसके बाद है। तो सी ई, यद्यपि बाणभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि, ये उपन्यास की शुरुआत में ही है और पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। फिर ई है, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरता रहते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत है वो कहाँ होती है। फिर है, निपुणका आंगन के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी सखी बनकर मैं जब बाहर आया तो। फिर तत्पश्चात निपुणका ने अपनी स्वाभिमानी को छुपा रखने के लिए जिस स्थान को चुना था उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय बैठ गया, और लास्ट में बिहार से जब मैं बाहर निकला तो चित्त प्रसन्न था, आती बार मैंने उसके रास्ते की ओर दृष्टि ही नहीं
दी थी। तो बी आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न, इनमें से जो कौन कौन सा जो पात्र है वो झूठा सच उपन्यास में नहीं है। तो झूठा सच जो उपन्यास है वो यशपाल का एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें जो सांप्रदायिकता और जो देश विभाजन की जो समस्या है उसको कथानक को आधार है वो बनाया गया, और ये जो उपन्यास है वो दो भागों में विभाजित है, वतन और देश का भविष्य। तो इनमें से कौन सा पात्र अब झूठा सच उपन्यास में नहीं है? मुंशी चुन्नीलाल नहीं है, गोपी चंद भार्गव है, मिस्टर ब्राइट भी नहीं है, मास्टर तारा सिंह और प्रभु दयाल, ये जो तीनों के तीनों पात्र है वो इसमें है। तो मास्टर मुंशी चुन्नीलाल और मिस्टर ब्राइट है वो इसमें नहीं है। तो ई और जो सी है वो आंसर सही है। ये जो अज्ञे का उपन्यास है शेखर एवं जीवनी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1941 और ये हिंदी का एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। ये जो उपन्यास है वो चार भागों में विभाजित है, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, पुरुष और परिस्थिति, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। तो पहला खंड वो है उषा और ईश्वर, फिर दूसरा खंड बीज और अंकुर, तीसरा खंड है प्रकृति और पुरुष, और चतुर्थ खंड वो है पुरुष और परिस्थिति। अगला प्रश्न है, ये उपन्यास है और इन उपन्यासों का जो क्रम है प्रकाशन वर्ष है वो लगाना। तो झूठा सच है यशपाल का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। मेला आंचल फरीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है 1935। और मानस का हंस ये अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास और इसका प्रकाशन वर्ष है 1974। अगला प्रश्न है, भीख है यह आप विचार कर देखिए, जैसे आपका यह खद्दर कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने लेकिन आप उन्हें स्वराजी तो नहीं कहेगा। उपरोक्त कथन है वो मेला आंचल के किस पात्र द्वारा कहा गया? तो ये जो कथन है वो कहा गया है लक्ष्मी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कौन सा युग्म है वो सही है? याद रखो सूरज सारी दुनिया, लोक परलोक ऊपर थल्ले में, धरती आकाश में सबसे बड़ा है जिंदगी नामा। ग्रांट या कर्ज देने वाली किसी नई स्कीम के बारे में योजना आयोग के सामने सोचने भर की देर थी कि उसके बारे में सब कुछ जान जाते थे। ये बाण भट्ट की आत्मकथा का नहीं है। जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा जाती है। आपका बंटी, उस दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, ना उसमें कोई भाव था, ना विभव था, ना राग ना विराग। दरबारी तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की रहाली। गोदान का है ये। और जब एक बार जिंदगी, और ये आपका बंटी का। तो बी सी और जो डी है जो आंसर है, याद रखो जब सारी दुनिया सूरज लोक से परलोक धरती पर सबसे बड़ा है। तो ये जो जिंदगी नामा है उसका है। तो इस तरीके से जो ए सी और जो डी आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए इनमें से किस युग्म ने योजना बनाई? ऑप्शन है सनीचर और छोटे पहलवान, सनीचर और रंगनाथ, सनीचर और कालका प्रसाद, और सनीचर और कुशर प्रसाद। और नीचे के विकल्पों में से जो सही उत्तर है उसका जो चयन है वो करना। तो निम्नलिखित में उपन्यासों, राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालयों में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए इनमें से किस युग में ने योजना बनाई थी? तो वो योजना बनाई थी सनीचर और कालका प्रसाद ने, सी। अगला प्रश्न है, सभी संथालों को दामुल होज हो गया, मेला आंचल की पंक्ति के आधार पर दामुल होज का जो अर्थ है वो यहां पर निकलता है आजीवन कारावास से। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में यह कहा गया है? शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति जपटा और दबोच बैठा। हमारे पास ऑप्शन है मिर्जा खुर्शीद, ओमकार नाथ, मिस्टर बी मेहता और श्याम बिहारी। तो जब मालती को ये शर्त दी जाती है कि वो ओमकार नाथ को शराब पिलाए तो उसी समय का ये वाक्य होता है। तो ये जो कथन है वो है ओमकार नाथ के बारे में। और ये पत्र, इनकी जो पत्र का या जो पत्र समाचार पत्र था उसका नाम था बिजली। तो गोदान उपन्यास में निम्नलिखित वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है? शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति जपटा और दबोच बैठा। अगला प्रश्न है,
और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं रुपए की क्या कमी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत यह कथन किसका है? और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं तो रुपए की क्या कमी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के जो अंतर्गत ये जो कथन है वो है मास्टर सिंबू दयाल का। अगला प्रश्न है, लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि जो लखनऊ की जो कब्र है उस उपन्यास के जो लेखक या उपन्यासकार है वो कौन है। तो जो लखनऊ की कब्र उपन्यास के जो लेखक है वो है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। तमस उपन्यास में आई घटनाओं को पहले से जो बाद का जो क्रम है उसमें लगाना है। शिष्टमंडल का रिचर्ड से मिलन और कर्फ्यू लगाने की अपील करना, बंगले से बाहर आते ही एक दूसरे से बोलना बंद कर देना, रिचर्ड द्वारा बुद्ध की मूर्ति के चमक का वर्णन लीजा के सामने करना और लीजा द्वारा आदमियों के पत्थरों खंडरों में रस लेने के विषय पर आश्चर्य व्यक्त करना, थिगलियों में लिपटे कंकड़ गुथे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ियों की खपच्ची पर नत्थू का पैर पड़ना और उसका खींच उठना, लीजा द्वारा रिचर्ड से झगड़ा रुकवाने के लिए कहना पर रिचर्ड का यह उत्तर देना कि ये लोग मेरे खिलाफ लड़े, उससे बेहतर है कि आपस में लड़े, करीम खान द्वारा हाकिम की दूरंदाजी का जिक्र करते हुए मूसा और खिजर की कहानी सुनाना। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है तिगलियों में लिपटे कंकड़ गुथे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ियों की खपच्ची पर नत्थू का पैर पड़ना और उसका खींच उठना। जब नत्थू द्वारा जब सुअर मारने की घटना होती है उपन्यास के प्रारंभ में ही, तो उस समय का ही ये जो वर्णन है वो किया गया है। फिर उसके बाद है रिचर्ड द्वारा बुद्ध की मूर्ति की चमक का वर्णन लीजा के सामने करना और लीजा द्वारा आदमियों के पत्थर और खंडरों में रस लेने के विषय पर आश्चर्यचकित व्यक्त करना। फिर है शिष्टमंडल का रिचर्ड से मिलना और कर्फ्यू लगाने की अपील करना, बंगले से बाहर आते ही एक दूसरे से बोलना बंद कर देना। तत्पश्चात है करीम खान द्वारा हाकिम की दूरंदाजी का जिक्र करते हुए मूसा और खिज्र की कहानी सुनाना और लीजा द्वारा रिचर्ड से झगड़ा रुकवाने के लिए कहना पर रिचर्ड का यह उत्तर देना कि ये लोग मेरे खिलाफ लड़े, उससे बेहतर कि आपस में ही लड़े। तो जो ये आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कौन सी घटना है वो गोदान उपन्यास से संबंधित है। मैं तो सोनारी वाले से कह दूंगी अगर तुमने एक पैसा भी दहेज में लिया तो मैं तुमसे ब्याह ना करूंगी। कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, यहाँ तो कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। दबे पांव उठे बच्चे के पास जाकर एक बार उसे देखा, पत्नी को अपना ओढ़ा हुआ दूसरा ओढ़ा सुराया। मन के रंगीन आकाश में स्वच्छंद उड़ान बढ़ते हुए नवयुवक की आंखों के से अंधेरा छा गया। लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो, कैसे काट का कलेजा है तुम्हारा। तो इसमें जो गोदान के कथन है, मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी कि अगर तुमने दहेज में लिया तो मैं तुमसे ब्याह ना करूंगी। तो जो ए सी और जो ई ऑप्शन है वो गोदान उपन्यास हैं उसके संबंधित है। ए बी और ई जो है वो गोदान उपन्यास है उनसे संबंधित है। ए बी और ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अपने लिए सज्जनों का कृपा निवासी संबोधन का प्रयोग है वो लेखक द्वारा भूमिका में किया गया है। हमारे पास ऑप्शंस हैं झूठा सच, तमस, जिंदगी नामा, परीक्षा गुरु और धरती धन्ना अपना। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो सही उत्तर है उसका वो चयन है। तो हमारे पास इस प्रश्न की पंक्ति फिर से है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अपने लिए सज्जनों का कृपा निवासी संबोधन का प्रयोग लेखक द्वारा भूमिका में किया गया। तो ये जो किया गया वो है परीक्षा गुरु उपन्यास में। ये आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयप्रकाश जो करदम है उनका उपन्यास का जो नाम है वो क्या। तो जयप्रकाश करदम है तो जो उनके जो उपन्यास का जो नाम है वो है छप्पर। अगला प्रश्न है,
सर्वधर्मन है वो किस उपन्यास का पात्र है? तो जो सर्वधर्मन, रिपुदर्मन, रंगनाथ, वैद्यनाथ, शनिचर, कालका प्रसाद, ये जो सभी के सभी जो उपन्यासों के जो पात्र है वो है श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास के पात्र। अगला प्रश्न है, राजनीति में कहा है राजा सुख भोग ही सदा मंत्री करही सहार, राजकाज बिगड़े उछू न मंत्री सिरभार। परीक्षा गुरु उपन्यास में यह जो कथन है वो किसका? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ परीक्षा गुरु उपन्यास की। राजनीति में कहा है राजा सुख भोग ही, राजा सुख भोग ही सदा मंत्री करही सहार, राजकाज बिगड़ उचू तो मंत्री सिरभार। तो परीक्षा गुरु उपन्यास में ये जो कथन है वो है पुरुषोत्तम दास का। अगला प्रश्न है, ये पात्र है उपन्यासों की जो पात्र है और उपन्यास से है उनका जो क्रम है उनका वो लगाना है। तो जो रंगनाथ जो पात्र है वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का है। रामू ये अमृतलाल नागर के मानस के हंस से संबंधित है। ब्रज किशोर है वो परीक्षा गुरु से है और कृपाराम है वो है जिंदगानी से। तो इस तरीके से जो उपन्यासों के जो पात्र उपन्यासों से संबंधित है वो है कृपाराम है वो है परीक्षा गुरु से, रंगनाथ राग दरबारी से, ब्रज किशोर है वो परीक्षा गुरु से और रामू है मानस का हंस से। निम्नलिखित में से जो कौन सा उद्धरण है वो जिंदगी नामा उपन्यास का है? बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है पगली, ये जो उपन्यास का जो उद्धरण है वो है गोदान का। फिर है सिर हिलाकर कहा यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं खंडन मंडन हो रहा, सुनो और भी सुनाओ भी, ये जिंदगी नामा का है। आप यह क्या कहते हैं, आप मेरे बड़े, मैं आपका बर्ताव तरह तरह से कैसे समझ सकता था। मामला हो सीधा साधा तो अदालत भी लंबी चौड़ी तरास खरास नहीं करती। हवा थी उड़ गई समझ दिया लोगों को कि अब की आपकी मर्जी के बिना आपका पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। ये भी जिंदगी नामा जो उपन्यास है उसका है। तो इस तरीके से ए और सी है वो जिंदगी नामा उपन्यास की हैं और डी भी है मामला हो सीधा साधा तो अदालत भी लंबी चौड़ी तरास खरास नहीं करती। तो ए सी और जो डी है वो आंसर सही है। अगला प्रश्न है, मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगी, मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगी भट्ट थोड़े दिनों की अतिथि हूँ, मेरा एक अनुरोध तुम्हें रखना होगा। यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो पहला ही उपन्यास है 1946 में जिसका प्रकाशन वर्ष बाण भट्ट की आत्मकथा, उसी की पंक्तियां हैं ये। मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगी भट्ट थोड़े दिनों की अतिथि हूँ, मेरा एक अनुरोध है तुम्हें रखना होगा। ये कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है वो है निपुणका का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कौन सी पंक्तियां हैं वो राग दरबारी जो उपन्यास है उससे वो संबंधित नहीं है? तो इसी समय में उसे अच्छी तरह देख सका, उसका रंग मैला था परंतु आंखों में अपूर्व माधुर्य था। ये जो पंक्तियां हैं वो राग दरबारी उपन्यास है। फिर मैंने देखा कि वह घटना पुनरावृत्ति की ओर आ रही है, मैं अब स्थिर न रह सका। ये दोनों जो पंक्तियां हैं वो राग दरबारी उपन्यास है उनकी नहीं है। शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। तो ये जो पंक्तियों को देख के और पढ़ के ही लग रहा है कि शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। ये राग दरबारी उपन्यास की पंक्तियां हैं। मैं भी चक्कर में पड़ गया, बोला सही देवता भी इसी, पर इसमें डरने की बात क्या हो सकती है? ये राग दरबारी जो उपन्यास है ये भी उसकी पंक्तियां नहीं है। फिर है जनता शांति चाहती, हमारी सभ्यता की नींव विश्व बंधुत्व और प्रेम पर पड़नी चाहिए। ये राग दरबारी उपन्यास की पंक्तियां हैं। तो राग दरबारी उपन्यास से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? ए, बी और डी। तो इसमें जो पंक्तियां राग दरबारी उपन्यास से संबंधित नहीं है वो है ए, बी और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन वो मेला आंचल उपन्यास से है, इन्हें क्रम के अनुसार है वो व्यवस्थित है वो करना है। पंक्तियां हैं, कहू कौन का दुख चलते चलते पगु थका, बीच ही में डेरा पड़ा नगर रहा 9 कोस, उल्टी जग की रीत। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका वो चयन है वो करना। तो चलते चलते पगु थका ये पहले है, नगर रहा 9 कोस, फिर बीच ही में डेरा पड़ा कहू कौन को दुख। तो इस तरीके से जो मेला आंचल की जो पंक्तियां हैं इनका जो क्रम है वो बनता है, चलते चलते पगु थका, नगर रहा 9 कोस,
बीच ही में डेढ़ा परा, कहूँ कौन का दुख। तो जो ये आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से जो बाद के क्रम है उसमें व्यवस्थित है वो करना। तो राग दरबार उपन्यास में जो पंक्तियां आई हैं उनको जो पहले से जो बाद का जो क्रम है उसमें व्यवस्थित करना है। बवासीर के 4 आदम कद अक्षर चिल्लाकर कह रहे थे कि यहाँ पेचिस का युग समाप्त हो रहा है। कभी कभी जीतने वाला भी इंसानियत का प्रयोग करता था, वह कहता क्या इसी का नाम इंसानियत है। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। ये जो कथन है वो है रंगनाथ का। रंगनाथ ने कहा कि वे दफ्तर वाले बड़े शरारती हैं, कैसी कैसी गलतियां निकालती हैं। और फिर पिताजी गीता की बात कर रहे हैं। रुपन बाबू ने सोचा अब देखो ये दरोगा बचाकर कहाँ जाता है। तो कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। ये सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद आएगा बवासीर के 4 आदम कद अक्षर चिल्लाकर कह रहे थे कि यहाँ पेचिस का युग है वो समाप्त हो रहा है। फिर तत्पश्चात रंगनाथ ने कहा कि वे दफ्तर वाले बड़े शरारती हैं, कैसी कैसी गलतियां हैं वो निकालती हैं। फिर उसके बाद है कभी कभी जीतने वाला भी इंसानियत का प्रयोग करता है, वह कहता है क्या इसी का नाम इंसानियत है। फिर लास्ट में पिताजी गीता की बात कर रहे हैं। रुपन बाबू ने सोचा अब देखो यह दरोगा बचकर कहाँ जाता है। तो इस तरीके से जो डी आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है, गोदान के आधार पर यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस है, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में ये जो कथन है वो किसका कथन है? ये जो कथन है वो गोदान उपन्यास में बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस है, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में एक किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो है धनिया का। धनिया और जो गोबर है वो गोदान जो उपन्यास है उसमें एक क्रांतिकारी चरित्र या उनमें जो शोषण के प्रति जो विद्रोह है वो नजर आता है। इसमें जो उपन्यासों के जो पात्र हैं और दूसरी तरफ है उपन्यास है तो उनसे है वो मिलान करना है। तो जो शनिचर जो पात्र है वो है राग दरबारी। भट्टनी जो पात्र है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा। कमली जो पात्र है वो है मेला आंचल। और जयदेवपुरी जो पात्र है वो है झूठा सच। इस तरीके से एक तरफ उपन्यासों के पात्र हैं और दूसरी तरफ उपन्यास। तो शनिचर जो पात्र है वो है राग दरबारी। भट्टनी बाण भट्ट की आत्मकथा। कमली मेला आंचल और जयदेवपुरी है वो है झूठा सच। अगला प्रश्न है, चढ़ती चढ़ती जवानी मोरा अंग अंग फड़के से, कबा हुए गबना हमारा भजुआ। मेला आंचल के इस प्रकार का निम्न में से को। तो मेला आंचल है वो एक प्रमुख आंचलिक उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1954। और इसी से जो मेला आंचल से वो हिंदी में जो मेला आंचलिक उपन्यासों की जो सशक्त परंपरा है वो प्रारंभ होती है। तो इसमें जो कई प्रकार की जो आंचलिक भाषा है, जो लोक शब्दों का प्रयोग करने के साथ ही विभिन्न प्रकार के जो लोकगीत हैं वो मेला आंचल में आए हैं। तो उन्हीं में से एक लोकगीत है, चढ़ती जवानी मोरा अंग अंग फड़के से, कबह उहु गबना हमारा भौजिया। मेला आंचल के इस गीत का जो निम्न में से जो प्रकार है वो है, हमको देखना है कि कौन सा है। ऑप्शन है सोहर गीत, कटनी गीत, ये भौजिया गीत और कजरी गीत। तो इसका जो आंसर है वो है सही भौजिया गीत। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी है वो अज्ञे का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और ये जो उपन्यास है वो 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग है उत्थान और दूसरा है संघर्ष। और इसका जो प्रथम प्रकाशन वर्ष है वो है 1941। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन के उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार है वो व्यवस्थित कीजिए। तो नागार्जुन है वो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण कवि होने के साथ साथ उन्होंने कथा साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इनके उपन्यासों का जो कालक्रम है वो सबसे पहले है वो है बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनामा, नई पौध, रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे। तो ये जो नागार्जुन के जो रचित उपन्यास हैं उनको उपन्यास दिए गए हैं बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनामा, नई पौध, रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे। तो इसमें सबसे पहले है रतिनाथ की चाची, फिर उसके बाद है बलचनामा, नई पौध और बाबा बटेश्वर नाथ और अंत में आता है वरुण के बेटे। तो सबसे पहले इनमें जो क्रम आता है वो आता है
रतिनाथ की चाची, फिर उसके बाद है बलचनामा, फिर नई पौध, उसके बाद बाबा बटेश्वर नाथ और अंत में है वरुण की बेटी। तो जो बी आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी में वर्णित सिप्पलगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो राग दरबारी जो उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का, उसमें जो कॉलेज है, तो उस कॉलेज का जो नाम है वो क्या है? क्योंकि इस कॉलेज की जो भूमिका है इस उपन्यास में वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो राग दरबारी में वर्णित सिप्पलगंज में स्थित कॉलेज का जो नाम है वो क्या था? गंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, वेद जी विद्यालय इंटर कॉलेज और रंगनाथ विद्यालय इंटर कॉलेज। तो जो सिप्पलगंज में जो कॉलेज है उसका जो नाम है वो है छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में कथानक के केंद्र में किस चेहरे का की वर्णन? तो हिंदी की जो आरंभिक उपन्यास है उसमें परीक्षा गुरु के साथ ही जो देवरानी जेठानी है वो भी शामिल है, और इसके जो उपन्यासकार है वो है पंडित गौरीदत्त। तो इसमें जो देवरानी जेठानी की जो कहानी है उसमें उन्होंने स्त्रियों को जो शिक्षा देने के लिए जो इसका जो सृजन कर्म है वो किया है, और इसमें जो मेरठ की जो लाला सर्वसुख नाम की जो बनिया है उसकी कहानी को चित्रित किया गया है। तो देवरानी जेठानी की कहानी वो किस शहर पर आधारित है? तो वो है मेरठ। अगला प्रश्न है, मेहरिया रख लेना पाप नहीं, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। गोदान उपन्यास में एक कथन कौन किससे कहता है? तो वो जब जुनिया को गोबर है वो छोड़ के चला जाता है, तो जब होरी और जब धनिया की जब बातचीत होती है, तो जब होरी और धनिया की जो बातचीत है उसी के कथन है कि मेहरिया रख लेना पाप नहीं, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। गोदान उपन्यास में एक कथन है, कौन किससे कहता? तो गोदान उपन्यास में ये जो कथन है वो धनिया कहती है होरी से। तो धनिया होरी से ये कथन कहती है। अगला प्रश्न है, ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डेग में ही नाप लिया। मेला आंचल में उल्लेखित इस कथन के रिक्त स्थान की सार्थक पूर्ति पूर्ति हेतु जो सही विकल्प है उसका वो चयन है वो करना है। डैश डैश ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डेग में ही नाप लिया। मेला आंचल उपन्यास में उल्लेखित इस कथन की जो रिक्त स्थान की जो सार्थक पूर्ति हेतु सही विकल्प है बालदेव, कालीचरण, तहसीलदार और बावन। तो इसका जो आंसर सही है वो है बावन दास। अगला प्रश्न है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। आत्म वक्तव्य की ये पंक्तियां किस उपन्यास के? ये बड़ी हिंदी साहित्य की भूमिका की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां किसी भी उपन्यास की। तो ये पंक्तियां, इसमें फूल भी है, धूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, सुंदर भी है, कीचड़ भी है, मैं किसी से दामन है वो बचाकर निकल नहीं पाया हूँ। तो ये पंक्तियां वो है फणीश्वर नाथ रेणु की जो मेला आंचल उपन्यास है उसकी भूमिका में। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्री को समझकर ही पुरुष स्त्री को समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। भाण भट्ट की जो आत्मकथा उपन्यास में ये जो कथन है वो किसका है? तो पुरुष स्त्री को स्त्री शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है में ये कथन है क्या? तो जो बाण भट्ट की जो आत्मकथा उपन्यास है इसमें जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नारी के प्रति जो उदात्त दृष्टि है या उनका जो नारी दृष्टिकोण है वो देखने को मिलता है, और उसी को साकार करती हुई ये पंक्तियां हैं बाबा आनंद भैरव महामाया वृत्ति भज। तो ये जो पंक्तियां वो है महामाया की। अगला प्रश्न है, निसंदेह मित्रता ही ऐसी चीज है, निसंदेह मित्रता ही ऐसी चीज है, पर जो लोग प्रीति का सुख नहीं जानते वे किसी तरह इसका भेद नहीं समझ सकते। परीक्षा गुरु उपन्यास में इस कथन की जो वक्ता है वो कौन है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास है वो मित्रता पर आधारित होने के साथ ही इसमें जो अन्य कथानक है उसको भी लिया गया। तो उसी का ये कथन है कि निस्संदेह मित्रता ऐसी ही चीज है, पर जो लोग प्रीति का सुख नहीं जानते वे किसी तरह इसका भेद नहीं समझ सकते। परीक्षा गुरु उपन्यास में इस कथन के वक्ता कौन है? लाला हरिद्वार, लाला मदन मोहन, लाला ब्रज किशोर और मास्टर सिंबुदय। तो इस कथन के जो वक्ता है वो है लाला ब्रज किशोर। अगला प्रश्न है,
हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। यह कथन राग दरबारी में किसके लिए लिखा गया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है राग दरबारी में कि हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। यह कथन राग दरबारी में किसके लिए लिखा गया? तो ये जो कथन लिखा गया वो लिखा गया है वैद्य जी के लिए। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की भूमिका किस शीर्षक से लिखी गई है? तो आपका बंटी वो मनु भंडारी का एक बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें जब स्त्री और पुरुष के मध्य या पति पत्नी के मध्य संबंधों का टूटन होता है या जो विवाह विघटन होता है, तो उसमें जो बालक और जो की स्थिति है वो किस प्रकार होती है, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो झेलना पड़ता है या समस्या का उत्पन्न होती है, तो वो होती है छोटा जो बच्चा होता है उस पर। तो उसी को वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है मनु भंडारी का आपका बंटी। और इसकी जो भूमिका है वो मनु भंडारी ने लिखी है, उसका नाम है जन्मपत्री बंटी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कर जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। मेला आंचल, जिंदगी नामा, शेखर ए जीवनी, ये क्रम तो गलती है। शेखर ए जीवनी, मेला आंचल, धरती धन नापना, जिंदगी नामा, यह क्रम भी नहीं होगा। मेला आंचल और शेखर ए जीवनी यह क्रम भी नहीं होगा। शेखर ए जीवनी पहले आएगा, 1941 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर मेला आंचल 1954, उसके बाद है जिंदगी नामा और अंत में धरती धन नापना 2007। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, तो बालकृष्ण भट्ट है वो हिंदी के महत्वपूर्ण निबंधकार होने के साथ ही उपन्यासकार भी हैं। तो जो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है उसमें ऑप्शन है धूर्त, रसिक लाल, धूर्त, रसिक लाल, एक अजान सौ सुजान, निसहाय हिंदू और 100 अजान एक सुजान। तो जो निसहाय हिंदू जो उपन्यास है वो है राधा कृष्ण दास का। तो बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है धूर्त, रसिक लाल, एक अजान सौ सुजान, 100 अजान एक सुजान। तो जो बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है वो है 100 अजान एक सुजान। 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण है वो किस उपन्यास में किया गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ का जो चित्रण है वो किस उपन्यास में किया गया? हमारे पास ऑप्शन हैं देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु और भाग्यवती। तो 19वीं शताब्दी की जो मध्य वर्गीय बनिया समाज के जो जीवन का जो चित्रण है वो किया गया है देवरानी जेठानी की कहानी, जो पंडित गौरीदत्त की रचना है। बाण भट्ट की जो आत्मकथा वो किस विधा की रचना है? तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो उसको देख के लग सकता है कि जैसे कि इसका नामकरण है बाण भट्ट की आत्मकथा की है, आत्मकथा है, लेकिन नहीं। जो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो किस उपन्यास वो किस विधा की रचना है? वो है उपन्यास, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1946। और ये जो उपन्यास है इसमें जो उदात्त प्रेम के साथ ही जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो नारी दृष्टि है, उदात्त स्त्री दृष्टि है, उसको भी देखने को मिलती है। निम्नलिखित गांव में से मेला आंचल में वर्णित कौन सा गांव है? तो जो विभिन्न प्रकार के उपन्यास होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जो गांव है उनका जिक्र आता है, तो उसी की ये चर्चा है। तो जो सेमरी और बेलाड़ी है ये जो दोनों की दोनों गांव है वो आते हैं गोदान में। तो जो सेमरी और बेलाड़ी है वो अवध प्रांत के दो गांव हैं और इसका जो जिक्र आया वो है प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में। और जो मेला आंचल में वर्णित गांव है वो है मेरीगंज। मेला आंचल का जो कथानक है वो बिहार राज्य का पूर्णिया जिला है और पूर्णिया जिले में एक गांव है मेरीगंज, तो उसी को उनको जो कथानक है वो बनाया गया है। फिर है नत्थू है वो किस उपन्यास का पात्र है? तो जो नत्थू है वो भीष्म साहनी की जो तमस उपन्यास है उसका पात्र है। और जो मुराद अली उसमें एक पात्र होता है, मुराद अली द्वारा नत्थू को जो एक सुअर है वो मारने के लिए कहा जाता है और नत्थू को ये पता नहीं होता है कि सुअर है वो किस लिए मारा जा रहा है। तो अंत में मुराद अली द्वारा है वो नत्थू को है वो सुअर मारने के लिए कहा जाता है और वो सुअर मार देता है। और अंत में वो सुअर है वो सुबह जाकर मिलता है, वो मिलता है मस्जिद की सीढ़ियों पर। और यहीं से वो धीरे धीरे जो सांप्रदायिक विघटन और जो सांप्रदायिक दोष है उसकी समस्या वो प्रारंभ हो जाती है। और धीरे धीरे ये जो सांप्रदायिकता की जो समस्या है वो शहर से प्रारंभ होती है और शहर से प्रारंभ होते 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 हुए ये जो गांव में है वो पहुंच जाती है।
तो इस तरीके से आज़ादी के पहले की जो सांप्रदायिक विदेशों जो की घटना है वो भीष्म सानी के तमस उपन्यास में मिलती है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972, और इसके लिए उनको 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया था। और ये जो उपन्यास है वो 21 अनुच्छेद है उसमें विभाजित है। तो जो नत्थु, मुराद अली, रिचर्ड, जो लीजा जो पात्र है वो किस उपन्यास के हैं, वो है तमस उपन्यास के। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की जो कथा है वो वर्णित है? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, मानस का हंस, शेखर ए जीवनी और भाग्यवती। तो जो निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो जो ये जो कथा है वो है लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु उपन्यास की। और जो ये परीक्षा गुरु उपन्यास है उसे हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है उसकी पदवी से भी प्रदान किया गया। और ये जो उपन्यास है वो 41 प्रकरण है उसमें विभाजित है। देश विभाजन की त्रासदी है वो किस उपन्यास में वर्णित है? तो देश विभाजन और सांप्रदायिकता को लेकर हिंदी साहित्य में कई प्रकार के जो उपन्यास हैं वो लिखे गए हैं। तो देश विभाजन की जो त्रासदी को वर्णित है, एक तो झूठा सच, गोदान, मानस का हंस और जिंदगी नामा। तो देश विभाजन की जो त्रासदी है वो आपको देखने को मिलेगी यशपाल की जो झूठा सच है उसमें। तो यशपाल की जो झूठा सच है उसमें जो देश विभाजन की जो त्रासदी है वो देखने को मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। तो गोस्वामी तुलसीदास की जो जीवनी को जो आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है वो है अमृतलाल नागर द्वारा कृत मानस का हंस। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974। और जो जिंदगी नामा है ये उपन्यास है कृष्णा सोबती का। और इसके अलावा जो अमृतलाल नागर है उन्होंने भक्ति काल की एक और महाकवि सूरदास को जीवन के वृत्तांत को आधार बनाकर एक उपन्यास लिखा था और उसका नाम था खंजन नयन। तो ये खंजन नयन वो किसके आधार पर, वो है सूरदास के। और इन दोनों उपन्यासों की और इसके अलावा नाचियो बहुत गोपाल, इन तीनों उपन्यासों के जो उपन्यासकार हैं वो हैं अमृतलाल नागर। तो मानस हंस वो महाकवि तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। तो खंजन नयन है वो महाकवि सूरदास के जीवन है उनको आधार बनाकर लिखा गया है। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है वो कौन सा है? तो जो दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है उसकी चर्चा करनी है। झूठा सच, ये तो देश विभाजन और सांप्रदायिकता पर आधारित है। मेला आंचल, यह एक आंचलिक उपन्यास है और इसमें जो बिहार का जो पूर्णिया जिला है उसका जो मेरीगंज गांव है उसको कथा को आधार बनाया गया है। जिंदगी नामा सांप्रदायिकता और जो भारत विभाजन वगैरह उस पर आधारित है। तो जो दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है वो है धरती धन्ना अपना। और ये जो उपन्यास है वो इसके जो उपन्यासकार है वो है जगदीश चंद्र। ये जो दलित उपन्यास पर आधारित उपन्यास है धरती धन्ना अपना, इसके उपन्यासकार हैं जगदीश चंद्र। और इन्होंने पंजाब के जो होशियारपुर जिले के जो घोरेवाहा गांव है उसको जो आधार बनाकर लिखा है। और इसमें जो पंजाब के जो होशियारपुर जिले का जो घोरेवाहा गांव है उसमें कालों और ज्ञानों के माध्यम से इसमें दलित जीवन की जो विसंगति वगैरह है उसको बड़े मार्मिक रूप से चित्रित किया है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2007। सिपालगंज है वो किस उपन्यास से संबंधित है? तो जो सिपालगंज जो संबंधित है वो है श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी से। तो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी से संबंधित है सिपालगंज। राही मासूम रजा के आधा गांव से संबंधित है आधा गांव। मेला आंचल संबंधित है फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल से। फिर है एक कहानी वाला प्रश्न आ गया कि दुलाई वाली कहानी के पात्र जो बंसीधर है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो दुलाई वाली कहानी के जो पात्र है बंसीधर है वो कहाँ के रहने वाले थे? वो रहने वाले थे इलाहाबाद में और वो बनारस में अपनी जो ससुराल है वहां पर आए थे। राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भाई कवि कुलराई गीत का अंश है वो किस नाटक से है? तो राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भाई कवि कुलराई जो गीत का जो अंश है ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंदिर नगरी है उसकी ये पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से कौन है
वो ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र नहीं है। ऑप्शन है मंदाकिनी, कोमा, खिंगिल और देवसेना। तो जो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक की पात्र नहीं है वो है देवसेना, क्योंकि जो देवसेना जो पात्र है वो है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक। सिंदूर की होली की दो सिंदूर की होली है, सिंदूर की होली है उसके जो नाटककार हैं वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। और जो सिंदूर की होली की जो नाटक के दो स्त्री पात्र हैं, ऑप्शन है चंद्रकला और चंद्रप्रभा, अर्चना और चंद्रकला, मनोरमा और अर्चना, चंद्रकला और मनोरमा। तो जो सिंदूर की होली है वो एक जो समस्या मूलक है वो नाटक है, और इसमें जो विधवा है, विधवापन की जो समस्या है उसको चित्रित किया गया है। तो जो सिंदूर की होली है इसके जो नाटककार हैं वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र, और इसमें जो वैधव्य की जीवन है, जो विधवापन है उसको चित्रित किया गया। और सिंदूर की होली की जो नाटक के दो स्त्री पात्र वो है चंद्रकला और मनोरमा। विलोम क्या है एक असफल कालिदास, और कालिदास क्या एक सफल विलोम। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुछ संबंध किसके द्वारा कहा गया है? आषाढ़ का एक दिन है ये मोहन राकेश का पहला नाटक है, और पहले नाटक के ही माध्यम से उन्होंने हिंदी रंगमंच है और नाटक के बीच में जो अनुश्र जो संबंध है उसको स्थापित करने का कार्य किया। मोहन राकेश ने अपने जीवन काल में 3 नाटक लिखे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। इसके अलावा उनका जो चौथा नाटक था पैरों तले जमीन, वो अधूरा रह गया था, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसे बाद में पूर्ण करते हैं उनके मित्र कमलेश्वर। तो विलोम क्या है एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। आषाढ़ का एक दिन नाटक में उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन से मल्लिका, कालिदास, अंबिका और विलोम। तो ये जो कथन है वो कहा गया है विलोम द्वारा। विलोम कहता है कि विलोम क्या है एक असफल कालिदास, और कालिदास क्या है एक सफल विलोम। आज सरहुआ में घटी छोटी छोटी सी घटना भी इसी सीट के साथ जोड़कर देखे परखे जा रही है, वरना और दिन होता तो क्या, तो बिस्सू और क्या बिस्सू की मौत। सूत्रधार का उक्त कथन किस नाटक से लिया गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण जो कथन है वो देखने को मिलेगा कि आज सरहुआ में घटी छोटी सी छोटी घटना भी इसी सीट के साथ जोड़कर देखी परखी जा रही है, वरना और दिन होता तो क्या बिस्सू और क्या बिस्सू की मौत। सूत्रधार का उक्त कथन है वो किस नाटक से लिया गया? तो ये जो नाटक से लिया गया वो लिया गया है, ये जो बकरी जो नाटक है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो हास्य व्यंग्यात्मक नाटक है। इसमें जो आज़ादी के बाद जो ग्रामीण जीवन में शोषण परक व्यवस्था और जो राजनीतिक विद्रूपता है उसको उकेरा गया है। सिंदूर की होली नाटक ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, और ये जो समस्या प्रधान नाटक है उसकी श्रेणी में आता है। एक और द्रोणाचार्य, यह एक शंकर शेष का नाटक है, और शंकर शेष ने एक और द्रोणाचार्य में दो समानांतर और जो दोहरा कथानक है उसका प्रयोग किया। ये जो समानांतर और दोहरा कथानक में एक तरफ पौराणिक कथा चलती है तो दूसरी तरफ इसमें एक आधुनिक कथा चलती है अरविंद की, जो कि एक कॉलेज में शिक्षक होता है। तो उसके माध्यम से उसने मध्य वर्गीय जीवन में व्याप्त असमताएं और शिक्षा में भ्रष्टाचार वगैरह और मध्य वर्गीय जीवन में जितनी प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको चित्रित किया है। तो आज सरहुआ में घटी छोटी सी छोटी घटना भी इसी सीट के साथ जोड़कर देखी परखी जा रही है, वरना और दिन होते तो क्या बिस्सू और क्या मन। तो ये जो कथन है वो है महाभुज नाटक से। महाभुज नाटक जो है वो है मनु भंडारी का। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाभोज के बारे में कि महाभोज को जो सबसे पहले लिखा गया था मनु भंडारी के द्वारा, वो लिखा गया था महाभोज को मनु भंडारी के द्वारा सबसे पहले लिखा गया था, वो लिखा गया था उपन्यास के रूप में, और इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो था 1978। बाद में इसमें कुछ परिवर्तन वगैरह करके इसे 1982 में पुनः जो नाटक है उसके रूप में प्रकाशित किया गया था। और ये जो नाटक है वो 11 दृश्य है उसमें विभाजित है। तो ये सबसे पहले उपन्यास के रूप में लिखा गया, फिर उसमें थोड़ा बहुत संशोधन और परिवर्तित करके इससे जो नाटक है उसकी जो रूप है वो शक्ल है वो दी गई। ये जो उपन्यास है इसमें जो दलित जीवन है और दलित जीवन में किस प्रकार जो लोगों का शोषण किया जाता है गांव में उस पर आधारित है, और इसके साथ ही जो राजनेता होते हैं उनमें किसी प्रकार की जो संवेदनहीनता नहीं होती है, बल्कि वो अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका चक्कर वगैरह है वो लगाने का है वो कार्यक्रम है वो स्टार्ट करते हैं। तो यही कारण है कि आज सरहुआ में है वो विभिन्न प्रकार के जो राजनेता वगैरह वो आ गए हैं, और आज सरहुआ भारतीय राजनीति है उसका जो केंद्र है वो बन गया। तो इस तरीके से बड़ी ही जो हास्य और व्यंग्यात्मक है और जो तीखी चोट है वो महाभोज उपन्यास और जो नाटक है उसमें मनु भंडारी द्वारा की गई है।
और मनु भंडारी है वो आधुनिक हिंदी जो कथा साहित्य है उसकी एक महत्वपूर्ण लेखिका है। और नई कहानी आंदोलन में 3 महिला रही हैं, उसमें एक उषा प्रियबंदा है, एक कृष्णा सोबती है, उसके साथ ही जो मनु भंडारी वो शामिल है। मनु भंडारी के अगर महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है महाभोज और आपका बंटी, इनके बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो ये जो सेशन है हमारा उपन्यास वाला आज कंप्लीट होता है। इससे पहले की जो कक्षाओं या जो सेशन है उसमें हमने शुरुआत की थी कहानी से, तत्पश्चात हमने जो निबंध है उसके एमसीक्यू को प्रारंभ किया था, फिर उसे खत्म किया था, फिर हमने नाटक, और आज ये हमारा जो सीरीज है उसमें जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें जो उपन्यास है उसको समाप्त है वो कर लिया। आगे आने वाली कक्षाओं में हमने इकाई 10 में जो कि हिंदी की अन्य गद्य विधाएं हैं तो उसको शामिल करेंगे। तो इस तरीके से अब तक हम कहानी, निबंध, नाटक और उपन्यास 4 जो इकाई हैं उनको समाप्त कर चुके हैं गद्य की। और अब हमारी गद्य की अंतिम इकाई बचती है, वो है हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, जिसमें विभिन्न प्रकार की हास्य व्यंग्य विधाएं, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथाएं, वो सभी निबंध, डायरी इत्यादि आती हैं, वो आते हैं। तो उनके एमसीक्यू को हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो 4 एमसीक्यू सीरीज की जो इकाई है वो समाप्त हो चुकी हैं। धन्यवाद।